सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइस, बात जो होने वाली है, डिस्कशन होने वाला है। कल हम लोगों ने स्टोरी स्टाइल में समरी के साथ समझने का प्रयास किया कि नेशनल यूनिटी, नेशन और नेशनलिज्म, ये तीन शब्द जो है, इन तीन शब्दों का क्या अर्थ है और कैसे जो भारतीय राजनीति का और समाज का परिवेश होता है उसी के साथ में राष्ट्रवाद की परिभाषा में भी परिवर्तन आता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी और लास्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का परिचय देख चुके थे। तो चलिए आज बिना किसी देर के, विदाउट एनी डिले, सीधा हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेशनल यूनिटी। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय एकता क्या है। व्हाट इज नेशन। नेशन का मतलब क्या हो गया, राष्ट्र क्या है। तीसरा है, व्हाट इज नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है। यानी कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। बस इन तीन सवालों को समझने का हम यहां प्रयास करेंगे। लेट अस कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। चलिए आइए हम लोग तुलना करते हैं। टू नोटेबल। नोटेबल मतलब होता है ध्यान देने योग्य। नोटेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान देने योग्य जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं ऑफ आर नेशनल हिस्ट्री, हमारी राष्ट्रीय इतिहास की जो दो ध्यान देने योग्य घटनाएं हैं उनकी तरफ हम लोग देखते हैं। पहली घटना है 1885 की क्रांति और दूसरा है 1857 की क्रांति और 1885 के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का गठन हुआ। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। पहली घटना कौन सी है 1857 की सबसे पहली मंगल पांडे वाली क्रांति और दूसरा है 1885 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यानी कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इन दो घटनाओं की बात होगी। देयर वर ओनली 28 years दैट सेपरेटेड दोज टू इवेंट्स। केवल और केवल 28 वर्ष का अंतराल है, 28 ईयर्स का डिफरेंस है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों घटनाएं घटित हुई। यानी 28 साल का जो समय है इन दोनों घटनाओं को अलग अलग करता है। एक सेकंड गाइस। सॉरी। चलिए, तो 28 वर्ष का समय है जो इन दोनों घटनाओं को पृथक करता है, अलग करता है, दो इवेंट्स को। Yet they wrought an incredible change in नेशनल आउटलुक। फिर भी राष्ट्र जैसा आज दिख रहा है उसके अंदर एक बहुत ही असाधारण परिवर्तन ये दोनों घटनाएं लाई हैं। 1857 विटनेस्ड एन ओपन एंड आर्म्ड स्ट्रगल, यानी कि 1857 की क्रांति में हम लोगों ने खुला और सशस्त्र आंदोलन देखा, है ना। सशस्त्रीय यानी कि शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ संघर्ष को देखा। फॉर सेवरेन पावर, संपूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के लिए, या आप कह सकते हो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए। 1885 एन एक्ट ऑफ हम्बल पेटिशनिंग। यहां पर 1885 में जो एक्ट हुआ है, जो घटना हुई है, उसे हम मानते हैं एक ऐसी घटना जो विनम्रता से निवेदन करने की, विनीत आवेदन या विनम्रता पूर्वक निवेदन करने की घटना थी। फ्रॉम अ स्ट्रगल फ्रॉम सॉवरेन पावर टू प्रेयर फॉर अ रॉयल कमीशन मार्क्स अ ग्रेट चेंज। यानी कि एक तरफ जहां पर हम 1857 के अंदर एक घटना को देखते हैं संपूर्ण या संप्रभु शक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो जहां पर एक तरफ तो हम संघर्ष देख रहे थे कि सशस्त्र संघर्ष हुआ था, और दूसरी तरफ 28 साल के बाद वही संघर्ष निवेदन में बदल गया रॉयल कमीशन से, ताकि बड़े या महान परिवर्तनों को किया जा सके। Yet the later has been called the beginning of the formulation of India's demands। फिर भी लेटर यानी कि बाद वाली जो घटना है, बाद वाली जो घटना है, यानी कि 1885 की जो घटना है, 1885 की जो घटना है, उस घटना को ये कहा जाता है कि भाई ये शुरुआत थी। क्या थी ये शुरुआत थी जहां पर फॉर्मुलेशन होने लगा भारत की मांगों का, कि भारतीय लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं, उसका निर्माण होना कब शुरू हुआ 1885 में, जब
कांग्रेस की स्थापना हुई, जबकि ये एक निवेदन वाला यानी कि विनती करने वाला तरीका था, जबकि 1857 की जो सशस्त्र क्रांति थी जिसमें संपूर्ण जो अधिकार था शासन का वो प्राप्त करने का प्रयास किया गया, उसे ऐसा नहीं माना गया या उसे क्रांति की शुरुआत नहीं मानी गई। इफ हाउएवर अगर दोनों ही जैसे तैसे 1857 एंड 85 आर रिप्रेजेंटेड नेशनल मूवमेंट्स, अगर हम इन दोनों को ही राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर देखें, इट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है किसी भी चीज का स्वतः ही स्पष्ट होना। तो ये बात स्पष्ट है दैट नेशनलिज्म मींस डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ होता है। द डिफरेंस लाइज नॉट ओनली इन ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो इन इट्स ह्यूमन कंटेंट। और जो डिफरेंस है, जो अंतर है इन दोनों में ही, वो अंतर ना केवल इसके उद्देश्यों में है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, ये अंतर मात्र उद्देश्यों में ही नहीं है, केवल उद्देश्यों में ये अंतर नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन कंटेंट यानी कि मानवीय संतुष्टि के आधार पर भी हम यहां पर अंतर देखते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या कहा गया है कि नेशनलिज्म की बात की गई है कि अगर हम इन दोनों ही आंदोलन के समय को या इन दोनों को ही हम राष्ट्रीय आंदोलन मान ले समझने के लिए, तो हमें एक बात समझ में आती है कि नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होता है। और ये जो डिफरेंस है ये ना केवल डिफरेंस उद्देश्यों में होता है बल्कि मानवीय संतुष्टि को लेकर के भी ये अंतर देखने को मिलता है। इन 1857 फेडरल चीफ्स एंड देयर सोल्जर्स वर द नेशनलिस्ट। 1857 की क्रांति में सामंत और साथ ही साथ उनके सैनिक जो है वो नेशनलिस्ट या फिर राष्ट्रवादी कहलाते थे। मतलब बहुत शुरुआती समय में जो भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लेता था सीधा सीधा उसको राष्ट्रवादी मान लिया जाता था कि भाई ये तो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर रहा है। यानी कि हथियार उठाना या हिंसक हो जाना यही एक तरीका माना जाता था राष्ट्रवाद का। इन 1885 1885 में 72 जेंटलमैन 72 सज्जन लोग थे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल क्लास, जिन्हें लिया गया था, जिन्हें बुलाया गया था मध्यम वर्ग से, इंक्लूडिंग द कैडर ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, जिसके अंदर मिडिल क्लास के लोग तो थे ही थे, जिनके अंदर मिडिल क्लास में से भी कुछ रिटायर गवर्नमेंट कैडर के लोग थे, यानी कि कुछ रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी थे। जो अब देखो एक छोटी सी बात है, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं मतलब बड़ा प्रभावित हुआ जब मैंने पहली बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब में ये पढ़ा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप किसी भी हायरार्की में आते हैं, आप किसी भी संस्था में काम करते हैं और उस संस्था का कोई नियम है वो आपको पसंद नहीं है, आप किसी संस्था में काम करते हैं और आपको संस्था का वो नियम पसंद नहीं है, आप बताइए आप क्या करेंगे? बताइए, चलिए आप लोग बताइए, आप लोग क्या करेंगे? अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं, उस संस्था का कोई नियम आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? These facts throw a flood of light on the problem of nationalism and national unity। और ये सारे के सारे जो तथ्य हैं ये मिलकर के फ्लड ऑफ लाइट यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज प्रकाश फेंकते हैं, रोशनी में लाते हैं हम सब लोगों के सामने कि क्या समस्या है नेशनलिज्म के साथ और नेशनल यूनिटी के साथ, राष्ट्रवाद के साथ और राष्ट्रीय एकता के साथ। नाइदर द फेडरल चीफ्स, ना तो सामंत प्रमुख हु फॉट इन 1857 जो 1857 की क्रांति में लड़े थे, नॉर द बेबूज हु फाउंडेड द कांग्रेस इन 1885, और ना ही वो पढ़े लिखे, बेबूज नहीं है एक्चुअली बाबूज है, ना ही वो पढ़े लिखे बाबू जो है ना, जिन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की 1885 के अंदर। यानी कि इन दोनों में से कोई भी क्या नहीं कर पाया, कंप्राइज द होल नेशनल एंड स्टूड फॉर ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप्स विद इन इट, कि ये सारे के सारे पूरे नेशन को एक साथ जोड़ नहीं पाए, एक साथ पूरे नेशन के लिए खड़े नहीं हो पाए, जिसमें सभी वर्ग के, सभी ग्रुप के, सभी समुदायों के लोग आते हों, ये वो कहते हैं। चलिए, तो अलग अलग सभी तरह के ग्रुप्स को साथ में लेकर वो नहीं चल पाए। इट वुड हैव बीन कॉमिक फॉर द पीसेंट्स
in 1885 to have united। ये एक बहुत ही मजाकिया बात होगी, हंसने वाली बात होगी किसानों के लिए 1885 के कि वो यूनाइटेड हों with the babus in demanding seats in the council and more job for English educated। एक ऐसी सभा में एक ऐसे बाबू लोगों के साथ जो कि मांग कर रहे हो सीट की काउंसिल के अंदर और ज्यादा से ज्यादा नौकरी चाहते हो इंग्लिश एजुकेटेड लोगों के लिए, यानी इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों के लिए। बात को समझना जरूरी है। मैं एक आंदोलन चला रहा हूं, उस आंदोलन में मैं चाहता हूं किसान मेरा साथ दें, और मैं उस आंदोलन में मांग क्या कर रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। किसानों का मेरी इस मांग से क्या लेना देना है? अगर मेरी ऐसी मांग होगी तो किसान मेरा साथ क्यों देंगे? क्योंकि किसानों को तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है क्या? Perhaps it is not quite obvious even now that it is only slightly less comic today to accept the peasant to unite again with the baboons in fighting for an undefined Swaraj and a mysterious thing called the motherland। शायद ये आज it is not quite obvious, हो सकता है शायद तक ये उतना स्पष्ट ना हो, even now अभी भी, that it is ओनली स्लाइटली लेस कॉमिक, ये थोड़ा सा कम मजाकिया है टुडे, आज के समय में भी, टू एक्सेप्ट, इस बात को स्वीकार करना, द पीसेंट टू यूनाइट, कि भाई किसान लोग एकजुट हो जाएंगे अगेन विद द बाबून्स, उन्हीं बाबू लोगों के साथ, इन फाइटिंग, युद्ध लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, फॉर एन अनडिफाइंड स्वराज। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित स्वराज के लिए, ऐसा स्वराज जो समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई ये स्वराज है क्या। स्वराज या स्वराज्य कह सकते हो आप, वैसे इसको स्वराज्य ना कह के स्वराज ही कहना ठीक होगा। स्वराज, अपरिभाषित स्वराज, मतलब ऐसा स्वराज जिसकी परिभाषा ही किसी को समझ में नहीं आ रही। मैं आपको कहूं कि चलो भाई हम लोग युद्ध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ स्वराज लाने के लिए, ठीक है कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप कह रहे हो इतना तो प्यार है आपसे, आपके लिए युद्ध भी कर लेंगे। अब आप में से मान लो क्या नाम है, चंदन सोनकर ने खड़े होकर मुझसे पूछा, बोले सर ये थोड़ा सा समझा दो जिस चीज के लिए अपन लड़ रहे हैं स्वराज, ये स्वराज है क्या? बोले स्वराज कुछ नहीं, अंग्रेज है ना अपने ऊपर शासन करते हैं, अपन इनको हटा देंगे और फिर अपने लोगों के बीच में से कुछ लोग जाकर शासन करना शुरू कर देंगे। बढ़िया चीज है। फिर सर ये पुलिस वाले हमें मारेंगे नहीं? बोले नहीं वो तो तब भी मारेंगे। तो बोले फिर सर वो जो हमारे ऊपर टैक्स वैक्स लगाते हैं, कर लगता है हमारे ऊपर, वो तो हट जाएगा ना? नहीं कर तो देना पड़ेगा ना बेटा, टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर सरकार को टैक्स नहीं दोगे तो सरकार देश कैसे चलाएगी? तो टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है भाई। सर पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी तो मिल जाएगी? नहीं नौकरी तो कहाँ से मिल जाएगी यार, नौकरी तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं होगी। बोले अच्छा फिर करना क्या है? युद्ध लड़ना है और स्वराज लाना है। चंदन सोनकर जूता लेके भागेगा मेरे पीछे। बोले करना क्या है ऐसे स्वराज का, जब कुछ होना ही नहीं है, जैसा चल रहा है सब कुछ स्वराज आने के बाद भी वैसा ही चलेगा, तो फायदा क्या? तो क्या हुआ, ज्यादातर लोगों को स्वराज की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आई कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। मिस्टीरियस थिंग, उसके ऊपर से एक रहस्यमयी चीज और आ गई जिसे लोग मातृभूमि कहने लगे, है ना। अब उनको ये और समझ में नहीं आ रहा कि भाई मातृभूमि का क्या चक्कर है, मातृभूमि का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक और रहस्यमयी चीज उन लोगों के सामने आ गई। तो कुल मिलाकर के जिन चीजों के लिए, जिन कॉन्सेप्ट के लिए चाह रहे थे कि लड़ा जाए, वो लड़ाई के कॉन्सेप्ट ही लोगों को क्लियर नहीं थे कि किस चीज के लिए लड़ना है। ठीक है। Thus we see that a nation does not in reality mean the whole nation। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक राष्ट्र का मतलब संपूर्ण राष्ट्र नहीं होता है। Nor does nationalism comprise the interest of all the classes। और ना ही राष्ट्रवाद जो है वो सभी वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करता है। एंड ग्रुप्स विद इन इट, और ना ही उन सभी समूहों की रक्षा करता है जो सारे समूह उसमें थे। एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड गिव एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म। अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ग के लोग जो है वह नेशन या राष्ट्र को दर्शाते हैं और राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करते हैं या राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाते हैं। What class or group would play this role at this given time
डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। कौन सा क्लास, कौन सा वर्ग या कौन सा समूह जो है इस बार ये भूमिका निभाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी समाज की संरचना, सामाजिक संरचना कैसी है और किस तरह के इतिहास से आप जुड़े हुए हो। इसकी मैंने कल एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। जब तक राजपूतों का शासन था, मराठाओं का शासन था, तो मराठा वर्ग या राजपूत वर्ग ही शासन करने वाला माना जाता था। उसके बाद मुगल आए तो मुगल जो सल्तनत थी उसके अंदर मुगल लोगों को शासन करने वाला माना जाता था। बाद में सिख समुदाय के लोग आ गए जिनके पास अपने राज्य थे, तो उनको शासन, मतलब अलग अलग समय पर इतिहास आपको क्या बताता है, साथ ही साथ आपकी सामाजिक संरचना कैसी है उस पर निर्भर करेगा कि राष्ट्र किसे कहोगे, राष्ट्रवाद किसे कहोगे, और राष्ट्र में से कौन सा वर्ग वह वर्ग होगा जो शासन करने का काम करेगा। It may often happen that the so-called national interest of the movement is actually against the real interest of the majority of the people. It may often happen, ये अक्सर ऐसा घटित होता है that the so-called national interest, के so-called का मतलब होता है तथा कथित, जिसे कहा जाता है, वास्तविकता में है नहीं, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय हित of the movement, उस क्षण, जिस क्षण में किसी चीज को राष्ट्रीय हित कहा जाता है, is एक्चुअली अगेंस्ट द रियल इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। वास्तविकता में वो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, ज्यादातर जो लोग हैं, उनके हित के विरुद्ध होता है। When the cry of the nation in danger was raised in the general election of 1931 in Great Britain, the purpose in reality was the stampede the people into voting for the perpetuation of British capitalism, standing as it did for their exploitation and economic bondage। तो अब अगर हम यहाँ पर बात देखें, जैसे कि जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी तब तक किसी कांग्रेस वाले को आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा, किसी भी ऐसे समूह को जो सत्ता में था, आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि भाई देश खतरे में है, देश टूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। कोई नहीं। तब बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे, बीजेपी वालों का राज आ गया तो अब कांग्रेस वाले चिल्लाने लग गए। तो जिस पार्टी का राज होगा उस पार्टी के लोग कभी नहीं चिल्लाएंगे कि देश खतरे में है, जिसका नहीं होगा वो चिल्लाना शुरू कर देगा, देश खतरे में है, देश बचाओ, हमें सत्ता में लाओ और देश बचाओ। सिंपल सा काम है। यहां पर भी यही हो रहा है। When the cry, जब ये चीख सुनाई देने लगे, द नेशन इन डेंजर, कि हमारा राष्ट्र खतरे में है, was raised, ये नारा उठाया गया था जनरल इलेक्शन के अंदर जो 1931 में हुए थे ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की तरफ वाला देश। द पर्पज इन रियलिटी, और वास्तविकता में उसका उद्देश्य क्या था, वॉज स्टिम्पेट द पीपल, लोगों को मतलब थोड़ा सा प्रेरित किया जाए, या एक तो कह सकते हो आपके संवेगात्मक तौर पर प्रेरित किया जाए कि वो वोट करें परपीचुअल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश कैपिटलिज्म को, यानी कि वहां का जो अर्थवादी लोग हैं उनको। स्टैंडिंग एज डिड, जो पहले की तरह खड़े थे, देयर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि सब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे, और इकोनॉमिक बॉन्डेज, और जिन्होंने आर्थिक बंधनता देश पर बांध रखी थी। टू टॉक, अगर बात करें देयरफॉर ऑफ द नेशन एज समथिंग अनडिवाइडेड एंड होल इज टू बिकम विक्टिम टू क्लास प्रोपेगेंडा। अगर हम लोग बात करें राष्ट्र की, और राष्ट्र की इस तरह से बात करें कि ये एक अनडिवाइडेड यानी अविभाजित और कोई पूर्ण चीज है, तो यहां पर इज टू बिकम विक्टिम, तो हम विक्टिम बन जाएंगे, हम शिकार बन जाएंगे टू क्लास प्रोपेगेंडा का, यानी कि वर्ग में बटे होने का। किसमें बटे होने का? वर्ग में बटे होने का। ठीक है क्या? द इंडियन नेशन इज मेड अप ऑफ प्रिंसेस, भारतीय जो राष्ट्र बना है वो राजकुमारों से बना है, उद्योगपतियों यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स यानी बैंक में काम करने वाले लोग, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, पीसेंट्स यानी कि किसान, लेबरर्स यानी कि मजदूरों इत्यादि को मिलाकर के बना है। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल दीज क्लासेस, इन सभी वर्गों के लिए राष्ट्रवाद एक ही चीज नहीं है। द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट द सेम एज द फ्रीडम ऑफ अदर। 10th क्लास, अच्छा आप तो उसमें हो, बिहार बोर्ड में हो।
10th क्लास के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था कि भैया एक व्यक्ति के लिए जो विकास है दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज विकास ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक राजा है उसके लिए क्या विकास है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए, लेकिन एक किसान के लिए ये विकास नहीं है ना कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स उसको देना पड़े। तो एक व्यक्ति के लिए जो विकास होगा दूसरे व्यक्ति के लिए वह विकास नहीं भी हो सकता है। द फ्रीडम ऑफ वन, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता इज नॉट द सेम, बिल्कुल एक समान नहीं होगी, द फ्रीडम ऑफ द अदर, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता से पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता अलग होगी। नॉर इज द मैनर इन विच दे वुड फाइट फॉर फ्रीडम, और ना ही उनके फ्रीडम के लिए जो युद्ध करने का, लड़ने का जो तरीका होगा उसमें कोई अंतर होगा। द सेम फॉर ऑल, और ऐसा सभी के लिए काम करेगा। लेट अस टेक द प्रिंसेस, चलिए राजकुमारों का उदाहरण लेते हैं। देयर फ्रीडम मीन्स कंप्लीट सोवरेनिटी विच कैन बी वॉन ओनली ऑन द बैटलफील्ड। इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब है पूर्ण स्वशासन, जो कि केवल युद्ध भूमि में ही संभव है। बट विच ऑफ द प्रिंसेस, लेकिन हम प्रिंसेस की बात करें, सिंस 1857 इज इन अ पोजिशन टू गो टू वॉर फॉर हिज सोवरेनिटी। क्या ये लोग इस पोजीशन में थे, या क्या ये लोग इस पोजीशन में हैं 1857 से कि ये अपनी संप्रभुता के लिए युद्ध कर सकें? इट इज क्लियर दैट द प्रिंसेस मस्ट परमानेंटली रिमेन वेसल्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जितने भी राजकुमार हैं उन्हें स्थायी तौर पर उन्हें सहायक बनके रहना होगा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का। दिस नेचुरली रेंजेस देम अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट इन सो फार एज टू अपोज दैट इंपीरियलिज्म, और ये स्वाभाविक तौर से उन्हें रेंज करता है, उन्हें उकसाता है नेशनलिज्म जो मूवमेंट है उसके विरुद्ध, और साथ ही साथ वे अपोज करने लगते हैं साम्राज्यवाद का। हियर इज द फर्स्ट ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और यहीं पर पहली टकराव या पहली तड़क आ जाती है नेशनल यूनिटी के अंदर। राष्ट्रीय एकता जहां हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमने राजकुमारों का उदाहरण लिया, तो उस राष्ट्रीय एकता से राजकुमार पहले ही निकल के अलग हो गए, क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता के अलग मायने हैं, उनके लिए स्वतंत्रता की अलग परिभाषा है। द लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया, अगर हम जमींदारों की बात करें, एज इन वेल नोन, जैसा कि जाने माने हैं, आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी कि वे बड़े पैमाने पर जमींदारों को बनाने वाले ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोग थे, जिन्होंने बड़े आधार पर क्या बनाया था, लैंडलॉर्ड्स को बनाया था, जमींदारों को बनाया था। द बिगर लैंडलॉर्ड्स हैव ऑलवेज solidly stood with their imperialism and have been its strongest props in the countryside. biggest landlord, सबसे बड़े जो जमींदार हुए थे वो हमेशा से सॉलिडली, बहुत कठोरता से खड़े रहे थे इंपीरियलिज्म के साथ, मतलब बहुत ही जड़वत खड़े थे साम्राज्यवाद के साथ। एंड हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉप, और सबसे मजबूततम सहयोगी साबित हुए थे कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें कि कैसे अंग्रेजों का शासन चला, क्योंकि वहां पर तो अंग्रेज जाते ही नहीं थे, तो ये जो जमींदार थे यही उनके सबसे बड़े सहयोगी थे। नेशनलिज्म हैज नो मीनिंग टू दीज पीपल एक्सेप्ट जॉब्स इन द हायर सर्विसेज, और नेशनलिज्म का इनके लिए कोई मतलब नहीं था। इनके लिए नेशनलिज्म का यही मतलब था कि सरकार की नजरों में या सरकार की देखरेख में सबसे ऊंची नौकरी इन्हें मिल जाए, बस यही इनके लिए नेशनलिज्म है। एंड if any political power is to be given to Indians on account of nationalist forces gathering strength, then the balance of such power, अगर कोई भी पॉलिटिकल पावर, कोई भी राजनीतिक शक्ति या सत्ता is to be given to Indians, अगर वो भारतीयों को दी जाती है on account of nationalist, राष्ट्रवादी होने के नाते, फोर्सेस गैदरिंग, तो वह पद या वह पॉलिटिकल पावर जो है उन्हें मजबूर करती है कि वो गैदर करे, वो इकट्ठा करे ताकत को। देन द बैलेंस ऑफ सच पावर, बजाय इसके कि वह उस शक्ति का संतुलन कर पाए। दे देमसेल्फ आर नॉट इंटरेस्टेड इन अपोजिंग और इवन एजिटेटिंग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। ऐसा व्यक्ति जिसे अंग्रेजों के शासन में बहुत ज्यादा ताकत मिली हुई है, वह अंग्रेजों के खिलाफ क्यों युद्ध लड़ना चाहेगा, वह अंग्रेजों के खिलाफ क्यों आंदोलन चलाना चाहेगा, जबकि वो क्या कहेगा, जितने ऊंचे पद पर होगा अपने आप को उतना ही बड़ा राष्ट्रवादी मानेगा।
दे देमसेल्फ आर नॉट इंटरेस्टेड, वे खुद भी इस बात में रुचि नहीं लेते हैं कि वे अपोज करें या विरोध करें या एजिटेट करें, आंदोलन करें इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध। देयर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स इज मेयरली टू इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट डू नॉट सफर ऑन अकाउंट ऑफ एनी पावर बीइंग ट्रांसफर्ड टू इंडियन हैंड्स। और उनकी एंट्री, उनका जो प्रवेश होता है पॉलिटिक्स में, वह मात्र इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होता है कि उनका जो भी लाभ है, उनका जो भी इंटरेस्ट है, रुचि है, वह प्रभावित ना हो जब पावर ट्रांसफर हो रही हो, जब शक्ति का हस्तांतरण हो रहा हो इंडियंस के हाथों में, भारतीय लोगों के हाथों में। नो वन विद द लीस्ट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस कैन टॉक ऑफ यूनिटी विद द लैंडलॉर्ड्स। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कम से कम समझ हो या कम से कम जानकारी हो, अनुभव हो पॉलिटिक्स का, वह यूनिटी की बात करेगा, वो भी लैंडलॉर्ड्स के साथ में। यानी लैंडलॉर्ड्स के साथ में कभी यूनिटी की बात की ही नहीं जा सकती, या जब आप राष्ट्रीय एकता की बात करोगे तो उसमें से लैंडलॉर्ड्स को आपको हमेशा अलग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, हियर इज द सेकंड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और यही दूसरा उल्लंघन या आप कह सकते हो टूट दिखाई देती है राष्ट्रीय एकता में। पहली टूट हमने देखी राजकुमारों वाली, क्योंकि उनकी रुचियां अलग हैं, उनके महत्व अलग हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। आपके और मेरे जैसी महत्वाकांक्षाएं हैं नहीं उनकी, तो वो हमारे साथ नेशनल यूनिटी के अंदर बंध नहीं सकते। सेकंड, हम यहाँ पर देख रहे हैं जमींदारों को, जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी नेशनल यूनिटी में नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें तो बदलती हुई सत्ता के साथ में जो उन्हें अपने क्षेत्र में पावर मिली हुई है, उन्हें उस पावर को बरकरार रखना है, चाहे सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहे, चाहे सत्ता भारतीयों के हाथ में रहे। जब सत्ता का, शक्ति का हस्तांतरण हो तो वो नहीं चाहते कि उनके पास से शक्ति चली जाए, तो वह ऐसे किसी भी आंदोलन को ना तो प्रारंभ करेंगे, ना उसमें साथ देंगे, ना ही कभी साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। ठीक है, यहां तक का क्लियर है क्या? लेट अस टेक द इंडस्ट्रियलिस्ट नेक्स्ट। चलिए उद्योगपतियों का उदाहरण लेते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। नेशनलिज्म टू देम मीन्स कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट द कंट्रीज रिसोर्सेज ऑफ मैन एंड मटीरियल्स। उद्योगपतियों के लिए नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का अर्थ है कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले कि वो शोषण कर सकें देश के संसाधनों का, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो वस्तु या भौतिक संसाधन हो। तो चाहे वस्तु आधारित संसाधन हो, चाहे मानव आधारित संसाधन हो, हर चीज का वो क्या करना चाहते हैं? शोषण करना चाहते हैं। एंड टू बिल्ड अप देयर फॉर्च्यून्स, और अपनी किस्मत, खास करके अपना पैसा बनाना चाहते हैं। और एज इट इज यूफेमिस्टिकली, उत्साहपूर्वक पुट, अगर और इस बात को हम उत्साह से रखें, टू डेवलप द कंट्री, देश का विकास करना चाहते हैं। टू डू दिस दे रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द स्टेट, और ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत अच्छा खासा कंट्रोल, नियंत्रण चाहिए देश पर। लीडिंग अल्टीमेटली टू कंप्लीट कंट्रोल एट वंस, और लीडिंग यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता या कैपेबिलिटी, कंट्रोल चाहिए उन्हें तुरंत। एट वंस का मतलब तुरंत। बट सिंस दैट इज टू रिस्की टू सिक्योर, और क्योंकि ये चीज बहुत ही जोखिम भरी है प्राप्त करने के लिहाज से, दे वुड बी सेटिस्फाइड विथ ग्रेजुअल कंसेशंस, यानी कि उन्हें अगर थोड़ी बहुत भी रियायत मिल जाए तो वे उससे भी संतुष्ट रहते हैं। ऑफ सच कंट्रोल्स, जैसे कि कुछ कंट्रोल्स हैं, विथ रिफॉर्म्स, जैसे कि वे जो भी सुधार करना चाहते हैं, वे सुधार, खास करके औद्योगिक सुधार जो है वो अपने हिसाब से कर सकें। द इंडियन इंडस्ट्रियल क्लास हैज ग्रोन अप अंडर द एजिस ऑफ इंपीरियलिज्म, यानी कि अगर हम भारतीय औद्योगिक वर्ग की बात करें तो वह कहां पनपा है? तो वह साम्राज्यवाद के तत्वाधान में या साम्राज्यवाद की नजर में उनकी कृपा से पनपा है। एंड इज कंप्लीटली एट हिज मर्सी, और ये पूरी तरीके से साम्राज्यवाद की दया पर ही है। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। इट हैज नो अदर फॉरेन सपोर्ट, इन्हें कोई बाहरी समर्थन नहीं है। एज द आयरिश बोगोरीज, जैसे कि आयरिश पूंजीपति वर्ग में था, हैड इन द यूएसए, जैसे उन्हें यूएसए में बाहर से समर्थन मिल रहा था। इन इंडिया इटसेल्फ इट्स ग्रोथ हैज नॉट रिजल्टेड इन सच बेनिफिट्स टू द पीपल। भारत में अगर हम बात करें, भारत की ही
इट्स ग्रोथ, इसका जो विकास है, हैज नॉट रिजल्टेड, वह इस तरह से परिणामित नहीं हुआ है जिससे हमें कुछ ऐसे बेनिफिट मिले कि भाई वह बेनिफिट लोगों को हुए हैं। यानी कि अगर हम भारतीय उद्योगों की भी विकास की भी बात करें तो भारतीय उद्योगपतियों ने उद्योग का विकास करके स्वयं का ही भला किया है, भारतीयों का भला नहीं किया है। नॉर हैज इट सो मेड इट इन्फ्लुएंस फेल्ट ऑन द इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री, और ना ही इसने कोई अपना प्रभाव महसूस होने दिया है आर्थिक या एज टू अरोज एंड गैदर एंथुजियाज्म, जैसा कि उदय होता है और हम इकट्ठा करते हैं उत्साह को, एंड सपोर्ट फॉर इटसेल्फ, और इसके स्वयं के लिए हम लोग सपोर्ट देखते हैं या सपोर्ट प्राप्त करते हैं, सहयोग प्राप्त करते हैं। द रिजल्ट इज द इनेबिलिटी ऑफ क्लास टू अपोज इंपीरियलिज्म, और इसका परिणाम यह देखने को मिलता है कि ये जो क्लास है, ये जो उद्योगपति वर्ग है, ये कभी भी अपोज नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता साम्राज्यवाद का। एट बेस्ट इट कैन पुट प्रेशर ऑन इट, ज्यादा से ज्यादा वह उस पर दबाव बना सकता है, बट इवन दिस प्रेशर इट इज अनेबल टू एक्सटेंड एज अ क्लास। और अगर हम प्रेशर की भी बात करें तो प्रेशर में भी ये वर्ग, पूरा का पूरा वर्ग एक साथ मिलकर प्रेशर क्रिएट नहीं करता। अब जैसे मान लो कि आप भी कपास का काम करते हो, मैं भी कपास का काम करता हूं, एक तीसरा व्यक्ति और कपास का काम करता है, सरकार हम तीनों के साथ गलत कर रही है, मैं नेता बन के आगे आया कि और देख लेंगे सरकार को, चलो अपन तीनों मिलके दबाव बनाते हैं। मैं आगे आगे गया दबाव बनाने सरकार पे कि भैया आपकी पॉलिसी गलत है, आपकी पॉलिसी में सुधार करो। आप दोनों पीछे हट गए, बोले इसी को चाहिए था सुधार इसको निपटा दो ताकि बाकी का धंधा हम दोनों का हो जाए। तो एक वर्ग के तौर पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाए वो लोग। The only manner in which it can bring pressure to be extract on imperialism is by inducing and surreptitiously helping other classes। केवल और केवल वे इसी तरीके से प्रेशर बना पाए इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद पर कि वे इंड्यूसिंग और यानी प्रेरित करना और चोरी छिपे अदर क्लासेस, दूसरे वर्ग जो है उनकी सहायता करना शुरू कर दिया विथ लेसर स्टेक्स, कम हिस्सेदारी के साथ। टू डू सो, ऐसा करने के लिए, दिस हेल्प टू, इसमें भी उन्हें सहायता मिली। इट विल विदड्रॉ इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेशर इज एनी अदर देन व्हाट इज डिमांडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लास। और अगर इसमें भी उन पर एक प्रेशर हमेशा बना रहता था कि जो भी उस क्लास को आवश्यकता है, जो भी उस वर्ग को आवश्यकता है प्राप्त करने की, अगर वो चीज उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है तो जहां वहां अन्य वर्ग में जाकर के भी सहयोग कर रहे थे बाकी वर्गों का, वह सहयोग करना भी वे लोग बंद कर देते हैं। दस इस प्रकार वी सी, हम देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले, दैट द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर अनेबल देमसेल्फ टू अपोज इंपीरियलिज्म, कि भारतीय उद्योगपति जो है वे असमर्थ हैं खुद में ही कि वे कभी भी साम्राज्यवाद का विरोध नहीं कर सकते। सेकेंडली, दूसरी बात यह आती है that they would be satisfied with facilities for economic development, कि वे हमेशा संतुष्ट रहेंगे जो भी फैसिलिटीज यानी कि जो भी संसाधन उन्हें दिए जा रहे हैं आर्थिक विकास के लिए। थर्डली, तीसरी चीज ये आती है, they would support nationalism only when it aims to placing them in the seat of power। वे नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का समर्थन तभी करते हैं जब उन्हें यह लगता है कि भाई राष्ट्रवाद का उद्देश्य यह है कि भाई उद्योगपतियों को पावर में रखा जाए या उद्योगपतियों के हाथ में ही शक्ति दे दी जाए। हेयर इज द थर्ड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी, और यही तीसरी ब्रीच यानी तीसरी तड़क हमें देखने को मिलती है नेशनल यूनिटी के अंदर या राष्ट्रीय एकता के अंदर। लेट अस टेक द पीसेंट्स नाउ। चलिए अब किसानों का उदाहरण लेते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीसेंट, भारत जो है किसानों की भूमि है। इफ इंडियन नेशनलिज्म हैज एनी मीनिंग, अगर भारतीय राष्ट्रवाद का कोई भी अर्थ है, इट शुड मीन द फ्रीडम ऑफ द पीसेंट, तो उसका वास्तविक अर्थ होना चाहिए किसानों की स्वतंत्रता। व्हाट इज द फ्रीडम? स्वतंत्रता क्या है? अबव ऑल, इन सबसे ऊपर, इट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार के शोषण से स्वतंत्रता मिलना, irrespective of whether the exploitation is carried on by a ब्राउन और अ व्हाइट स्किन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शोषण जो है किसी भूरे व्यक्ति के द्वारा यानी हमारे जैसे दिखने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है या फिर किसी श्वेत व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है।
इट इज फर्दर, ये ऐसा भी है आगे, द अपॉर्चुनिटी टू शेप द नेशंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन इंटरेस्ट, कि भाई किसानों को यह अवसर भी मिलना चाहिए कि राष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का निर्माण करे अपने खुद की रुचियों के अनुसार। इन शॉर्ट कुल मिला के इट इज अ पीसेंट राज, ये एक किसान राज होना चाहिए, किसानों का राज होना चाहिए। एज फॉर मेथड ऑफ स्ट्रगल, अगर हम लोग संघर्ष के तरीके की बात करें, पीसेंट्स हैव ऑलवेज नोन ओनली वन मेथड, तो किसानों को हमेशा से एक ही तरीका पता था, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में जाओ धाड़ धूड़ मारना पीटना शुरू करो। सच एक्शन, ऐसा जो एक्शन है, हाउएवर इज अ डेंजरस फॉर फॉरेन अप्रेसर, ये जो विदेशी उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक था। एज फॉर द नेटिव, साथ ही साथ यहाँ के हमारे मूल निवासियों के लिए भी। इट इज नेसेसरी देयरफॉर, इसीलिए आवश्यक है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेटर, के बाद वाला यानी कि नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है, जो भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों के हित के लिए हमें ये सोचना जरूरी है। द पीसेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेस्टिनी, कि किसान कभी भी इस बात से जागरूक ना हो कि उनकी आर्थिक और उनकी राजनीतिक डेस्टिनी यानी सौभाग्य कहां पर है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, नेशनल यूनिटी ब्रेक्स अप एज सुन एज द पीसेंट्स बिकम कॉन्शियस, जैसे ही भारत का किसान जागरूक होगा वैसे ही राष्ट्रीय एकता टूट जाएगी। हेयर इज अनदर ब्रीच इन यूनिटी, और ये एक और हमें एकता में दरार देखने को मिलती है। अपोज माने विरोध करना, अपोज का मतलब विरोध करने के अर्थ में, ठीक है। लाइकवाइज बिल्कुल वैसे ही विद द वर्कर्स, अगर हम फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले मजदूरों की बात करें, द वर्कर्स फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वेज स्लेवरी बाय सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो सोशल ओनरशिप वैसे समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, पर समझा देता हूं। एक कंपनी किसी ने पैसा लगा के बना दी, अब किसान जो भी मजदूर वहां काम करते हैं वो कहते हैं भैया काम तो हम करते हैं, सारा काम हम करते हैं, तो पैसा सारा हमें मिलना चाहिए। तो ऐसा हो जाना चाहिए अब कि भैया जब आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, आपने फैक्ट्री बनाई, आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, अब आप निकल जाओ यहाँ से फैक्ट्री छोड़ के, अब फैक्ट्री हमारी है, हम काम करेंगे और जो पैसा आएगा हम आपस में बांट लेंगे। ऐसा व्यवस्था चाहते हैं मजदूर लोग, ठीक है। तो वर्कर्स फ्रीडम का मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम वेज सैलरी, वेज स्लेवरी का मतलब क्या है, प्रतिदिन की जो आय है उसकी जो गुलामी है उससे स्वतंत्रता, सामाजिक स्वामित्व दे दिया जाए उन बड़ी बड़ी कंपनियों को जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन का काम करते हैं। लाइक द पीसेंट, जैसे ही किसान, द वर्कर्स वेपन्स टू इज डायरेक्ट एक्शन, तो ये जो वर्कर्स है ये भी डायरेक्ट एक्शन में धाड़ धूड़ मारपीट में विश्वास रखते हैं। एंड दे टू मस्ट नॉट बिकम क्लास कॉन्शियस, और उन्हें भी अपने वर्ग के बारे में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सो दैट नेशनल यूनिटी में बी मेंटेन, ताकि राष्ट्रीय एकता को बनाया जा सके। अ क्लास कॉन्शियस वर्किंग क्लास मीन्स द ब्रेकअप ऑफ नेशनल यूनिटी, अगर एक ऐसा वर्ग जो अपनी शक्तियों को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, जागरूक है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय एकता टूट जाएगी। हेयर इज अ फर्दर ब्रीच, और ये एक और दरार आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है क्या। द अबव एनालिसिस हैज शोन दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ नेशनल यूनिटी, और अब तक हमने जो 5-6 उदाहरण देखे, हमने राजा का उदाहरण देख लिया, हमने बिजनेस क्लास का उदाहरण देख लिया, हमने किसानों का उदाहरण देख लिया, हमने मजदूरों का उदाहरण देख लिया। इन सभी उदाहरणों से हमें एक बात समझ में आती है कि नेशनल यूनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती विच द सोशलिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, जिसे कि सोशलिस्ट समाजवादी लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल द क्लासेस विद इन द नेशन। नेशनलिज्म का मतलब वो नहीं है कि जो सभी वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जो एक ग्रुप में या एक देश में आते हैं। इट इज नॉट टू बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज द ओवरथ्रोन ऑफ द फॉरेन इनक्यूबस, और ये उतना सिंपली इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता कि भाई कैसे वह ओवरथ्रो कर सकते हैं, यानी कि उखाड़ के फेंक सकते हैं विदेशी राज्य को, विदेशी राज को। सम क्लासेस इन देयर वेरी नेचर आर फॉर दैट इनक्यूबस, और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने आप में उसी नेचर के हैं जो कि साम्राज्य या राज करने के योग्य हैं।
ऑफ दोज दैट आर अगेंस्ट सम आर इनकेपेबल ऑफ अपोजिंग इट। ऑफ दोज, अगर उनकी बात करें तो उनमें से कुछ अगेंस्ट हैं और कुछ जो है वो अयोग्य हैं। इनकेपेबल मतलब उनके पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है, इतना मतलब इतने असमर्थ हैं कि वे उनका विरोध नहीं कर सकते। एंड दोज दैट आर इन अ पोजिशन टू डू सो, और वो लोग जो विरोध कर सकते हैं, हैव फंडामेंटल इंटरेस्ट, उनके खुद के अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं, अपने खुद के मूलभूत उनकी इच्छाएं हैं, डायरेक्टली अपोज टू दोज ऑफ द फर्स्ट, कि सबसे पहले वे डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पर जाकर के उनका क्या करें, विरोध करें। ठीक है। The analyst shows further that the national unity means in reality that lower classes, the masses, ये एनालिस्ट यानी कि जो समीक्षा हमने की है वो ये दर्शाता है आगे कि नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता जो है, जिसका मतलब है वास्तविकता में कि लोअर क्लासेस जो हैं, निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो मासेस है, जो भीड़ है, शुड फाइट इंपीरियलिज्म नॉट टू सिक्योर देयर ऑन फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बट टू एंथ्रोन द bourgeoisie and the landed magnates who themselves do not participate in the fight। कुल मिला के बात यह है कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं भीड़ में जाएं, साम्राज्यवाद वाले लोगों से लड़ें, अपने आप को तो वह शोषण से मुक्त ना कराएं, बल्कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उन्हें शासन उनके हाथ में संभला दें। ऐसे लोग जो खुद कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद कभी भी भाग नहीं लेते ऐसी लड़ाई में, इन द प्लेस ऑफ द इंपीरियल पावर, और जो इंपीरियल पावर है, साम्राज्यवादी शक्ति है, उसके स्थान पर दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शियसनेस। अगर हम इस तरह की यूनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही कीमत चुकानी होगी कि हमें क्लास या वर्ग के आधार पर हमें जागरूक होना होगा, कॉन्शियस होना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अपने आप को किसी भी पार्टी का वोट बैंक मत बनने दीजिए, है ना। वोट, कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। ये एक बहुत अच्छा स्लोगन है जो मुझे हमेशा से अच्छा लगा है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो खड़ा है इलेक्शन में वो मेरी कास्ट का है तो मैं उसे ही वोट दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना वोट देना है। सामने वाला व्यक्ति किसी भी जाति का, धर्म का, पंथ का, मजहब का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति ऐसा है कि नहीं है जो आपके क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा। तो आपको शक्ति उसी इंसान को देनी चाहिए जो उसके योग्य हो। आप अपने समाज के लोगों को वोट दे भी दोगे ना, और आपको कभी कोई काम पड़ेगा और आप उनके दरवाजे पे जाके खड़े होगे ना, वो ऐसे धुतकार देंगे जैसे आपको जानते ही नहीं है। तो जिनके लिए आप बड़े गर्व से वोट देने गए थे ना, क्या यादव हूं मैं, हमारे यादव साहब खड़े हुए थे, यादव साहब को ही वोट दे के आया हूँ। आपको जब जरूरत पड़ेगी और आप यादव साहब के घर के बाहर जाओगे ना, तो वो कह देंगे चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे 5660 आते हैं, रोज ही यादव आते हैं, यहाँ रोज यादवों का तांता लगा रहता है, जा तू। तो इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों में वर्ग को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति उसके लायक हो, योग्य हो, और जो आपके लिए वास्तविकता में कुछ कर सके, आपके साथ खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को आपको वोट देके जिताना चाहिए, और उसी को आपको सत्ताधीन करना कहते हैं, करना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। सी यू सून। बाय। टेक केयर।